नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का दिया मंत्र। साणंद में कैन सेमिकॉन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, वैश्विक बाजार में विश्वसनीय सेमीकंडक्टर आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका हो रही है मजबूत। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का किया उद्घाटन। कहा, पिछली सरकारों ने बहुमूल्य पांडुलिपियों के संरक्षण पर नहीं दिया था ध्यान। भाजपा ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। भाग्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड, आयुष्मान भारत का किया वादा। वहीं असम में भाजपा का संकल्प पत्र जारी। अवैध प्रवासियों से हर इंच जमीन मुक्त कराने का किया बड़ा वादा। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर। राजनाथ सिंह ने असम में भाजपा की जीत का किया दावा। राहुल गांधी ने केरल में एलडीएफ पर साधा निशाना। वहीं पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भाजपा में हुए शामिल। नक्सल मुक्त भारत की रेड लाइन पर माओवादियों ने मुख्यधारा की ओर लौटने पर जताया विश्वास। देश में कई जगहों पर हथियार छोड़ किया आत्मसमर्पण। आपको बता दें, महावीर जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय का शुभारंभ किया। यह संग्रहालय गुजरात की राजधानी गांधीनगर के कोबा तीर्थ में स्थित है। प्रधानमंत्री ने दुर्लभ हस्तलिपि संग्रह को देखा। उन्होंने जैन आचार्य की श्री पद्मसागर सूरी जी महाराज से भी मुलाकात की। संग्रहालय को मुख्य रूप से अशोक के पौत्र और जैन धर्म के प्रचारक सम्राट संप्रति के नाम पर स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज जिस अशांति के दौर से गुजर रही है, ऐसे हालात में जैन धर्म के संदेश को प्रसारित करने में म्यूजियम भी भूमिका इसकी अहम हो जाती है। सदियों पुराने दुर्लभ अवशेषों, जैन कलाकृतियों और पारंपरिक विरासत संग्रहों को संरक्षित और प्रदर्शित करने वाले सम्राट संप्रति संग्रहालय का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। महावीर जयंती के अवसर पर जनता को समर्पित कोबा तीर्थ के इस संग्रहालय में 7 अलग अलग खंड हैं, जो जैन और भारतीय परंपराओं की अनूठी विशेषताओं को समर्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय को भारत के कोटि-कोटि लोगों की धरोहर बताया। कहा कि आज दुनिया जिस अशांति के दौर से गुजर रही है, ऐसे में जैन धर्म के संदेश को प्रसारित करने में संग्रहालय की अहम भूमिका है। आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां एक ओर कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वहीं सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। उन्होंने उनके निस्वार्थ शासन और सेवा भाव को जीवन जीने का माध्यम बताया और कहा कि ये सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। पीएम मोदी ने देश की अमूल्य धरोहरों को सहेजने में किए जा रहे सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पुरानी सरकारों ने पांडुलिपियों की उपेक्षा करके जो गलती की थी, आज हम उसका सुधार कर रहे हैं। हमने इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस काम में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, उनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण हो रहा है। स्कैनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट और डिजिटल संग्रह जैसे सभी प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी समग्र रूप में सामने लाने के प्रयास हुए हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर एक परिवार के इर्द गिर्द ही नीतियां बनाने की आलोचना की। दिल्ली में युगे युगिन भारत म्यूजियम बनाने की भी तैयारी है। आज पहली बार आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी समग्र रूप में सामने लाने के लिए
सार्थक कार्य हुए हैं। आपको याद होगा, पहले ये काम राजनीतिक चश्मे से होते थे। एक राजनीतिक परिवार का नैरेटिव कैसे सेट हो, वोट बैंक के हिसाब से बातें कैसे बोली जाए, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता था। हमने इस मानसिकता को समाप्त किया है। हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चल रहे हैं। यही मंत्र विकसित भारत के विजन की आत्मा है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान अपने 9 संकल्पों को दोहराया, जिसमें पानी बचाने, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता, वोकल फॉर लोकल, देश दर्शन, प्राकृतिक खेती को अपनाना और गरीबों की सहायता का संकल्प शामिल है। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद केन्स सेमिकॉन के अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को साकार करने वाला ऐतिहासिक क्षण है और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने के साथ ही यहां कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, जो भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा भारतीय कंपनी केन्स के संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में किया। ये संयंत्र आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट को समर्पित है। संयंत्र के सभी चरण पूरे होने के बाद इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 63 लाख यूनिट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शानदार गर्व का पल बताया और कहा कि आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही हैं। साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणंद का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एक्सपोर्ट के लिए बुक हो चुका है। साणंद में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह मिशन सिर्फ एक औद्योगिक नीति नहीं, यह भारत के आत्मविश्वास का ऐलान था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा दशक में भारत प्रौद्योगिकी के विस्तार से जुड़े फैसले ले रहा है, जिससे आने वाले दशकों में भारत का नेतृत्व सशक्त होगा। 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी नीतियां और हमारे निर्णय आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए आज भारत हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत महत्वपूर्ण खनिजों की खुदाई और उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश में खनिजों का एक राष्ट्रीय रिजर्व हो और भारत इस दिशा में मिशन मोड में तेजी से काम कर रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही बुलेटिन में हम यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए अब देखते हैं चुनावी राज्य से जुड़ी हुई खबरें जनादेश में। केरलम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, महिला कल्याण, शिक्षा और अवसंरचना पर जोर दिया गया है। पार्टी ने राज्य में एम्स स्थापित करने, गरीब और बीपीएल परिवार की महिलाओं को मासिक 2500 वाले भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड देने, तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क और कोच्चि मेट्रो सहित नई मेट्रो सेवाएं शुरू करने का वादा किया। कृषि क्षेत्र में आवश्यक फसलों के लिए एमएसपी देने और बुजुर्गों, विधवाओं व महिला मुखियाओं को 3000 मासिक कल्याण पेंशन देने की घोषणा की गई है। भाजपा ने रोजगार बढ़ाने के लिए रोजगार प्रोत्साहन योजना और पिचिजम और को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी पेश की है। शिक्षा में सुधार के तहत राज्य द्वारा प्रायोजित शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, विशेष रूप से सबरीमाला और गुरुवायूर को सुनिश्चित करने के लिए देवस्थम बोर्ड का पुनर्गठन और भक्त केंद्रित बुनियादी ढांचे के विकास का वादा किया गया है। We will bring the concept of citizen first into reality. All 3.6 crore people of Kerala will have the equal right, equal justice and equal opportunity to grow. For social welfare, we always have a food security and additional health expenses for Bhakshya Suraksha. Health expenses, a monthly rechargeable card of 2,500 will be given to the women of each poor household. We will provide 2 free LPG cylinders per year, 1 each during Onam and the Christmas to poor families of the Kerala. The income limit of the economically weaker section will be increased to 8 lakhs for their upliftment. We will ensure that our government 20,000 liters of water per month will be provided free of charge to every household of the Kerala. वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी केरल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। राहुल राज्य के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। राहुल के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने आज कन्नूर में जनसभा की। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ सीपीएम और दूसरी तरफ कांग्रेस नीत गठबंधन है। उन्होंने बीजेपी और वाम दलों के बीच संभावित नजदीकी पर सवाल उठाया और इसे विरोधाभासी बताया। This election is a fight between 2 ideologies. The ideology of the left front CPM and the ideology of the UDF and the Congress party. This would be quite surprising that a left party is allying with the extreme right party because they have diametrically opposite ideologies. So the question is, how is it possible that left party is partnering with the right party? और केरलम के बाद आइए बात कर लेते हैं असम की भी, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने असम विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें मूल निवासियों की जमीन, विरासत और सम्मान की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया गया है। भाजपा के संकल्प पत्र में 31 वादे किए गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी मियाओं से अतिक्रमित जमीन वापस लेने, समान नागरिक संहिता लागू करना, राज्य का विकास सुनिश्चित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पवित्रा मार्गरीटा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सेकैया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा, राज्य के कैबिनेट मंत्री और अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता मौजूद रहे। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह घोषणा पत्र राज्य के 1 दशक के परिवर्तन पर आधारित है, जिसे कांग्रेस 60 वर्षों में हासिल नहीं कर पाई। Because this manifesto is to build on a decade of delivery. When I look at Assam for some reasons, from the perspective of a union finance ministry, at the fiscal transfers, the investment data, the growth numbers, what I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना हम असम में सत्ता में वापसी के 3 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने वाले हैं। हम लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ भी एक सख्त कानून ला रहे हैं। हम असम के जिला आयुक्तों को अवैध अप्रवासी निष्कासन अधिनियम 1950 को लागू करने के लिए भी सशक्त बनाएंगे, जिसके तहत एक जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर उन्हें बेदखल करने का अधिकार है। Without disturbing the rights of the tribal and other ethnic communities of Assam, we are bringing uniform civil code within a period of 3 months. We are also bringing a tough legislation against love jihad and land jihad. We will also empower the district commissioners of Assam to enforce illegal Immigrants Expulsion Act 1950, whereby a district collector, district magistrate is authorized to evict a foreigners within 24 hours. और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव से पहले पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सुकांत मजूमदार समेत कई अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। किरेन रिजिजू ने कहा कि वे लिएंडर पेस का बीजेपी परिवार में स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक लीजेंड का आना बहुत खुशी की बात है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अब लिएंडर पेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेस का एंट्री एक ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल और खिलाड़ियों के लिए पिछले 12 वर्षों में जो काम किया है, उससे प्रभावित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के आज लिएंडर पेस हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लेकर के सदस्य बने हैं। इतना बड़ा खिलाड़ी जब कोई निर्णय लेता है, उसका वजह होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, और वो खिलाड़ी के रूप में इतना करने के बाद भी अभी वो समाज सेवा में भी लगे हुए हैं और नए नए खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई काम कर रहे हैं। वहीं लिएंडर पेस ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि उन्हें देश और यूथ की सेवा का एक बड़ा मौका मिला है और इसके लिए वे पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारी जिंदगी का बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बात जो है कि मैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और नितिन नवीन जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बीजेपी फैमिली को जिस तरह से मेरे को नर्चर कर रहे, जिस तरह से मेरे को मौका दिए, दादा हमारे पास बैठे हैं, हमारा एक जिंदगी का हीरो जो है, जो मैं लुकअप करता हूँ, हमारे पास बैठे हैं, किरेन रिजिजू जी। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए।
और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वहीं असम के सोनितपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की सरकारों पर असम के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में उग्रवाद और अशांति की बात होती थी, लेकिन जब से असम में डबल इंजन की सरकार आई है तब से प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की जाती है कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली से, अपने दिल से भी और दिमाग से भी लंबे समय से इस असम को दूर कर रखा है। और कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम के बारे में बात होती थी, यहां पर उग्रवाद की बात होती थी, इंसर्जेंसी की बात होती थी, असम में अशांति की बात होती थी, गरीबी और भूखमरी की बात होती थी। लेकिन बहनों भाइयों, अब जमाना बदल गया है। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और आइए जनादेश के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने अलग अलग संकायों में 36 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए और 10 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। राष्ट्रपति ने 31 देशों के छात्रों को उपाधियां वितरित की। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र का औपचारिक उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 2000 लोगों की क्षमता वाले विश्वविद्यालय सभागार का भी उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक भवन लगभग 2000 लोगों की क्षमता वाला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय की विजिटर भी हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में अर्जेंटीना, वियतनाम, नेपाल और भूटान सहित 13 देशों के छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र, बहुविषयक और मूल्य आधारित शिक्षा पर नए सिरे से जोर दिया गया है। National Education Policy 2020, there has been a renewed emphasis on holistic, multidisciplinary and value-based education. Our ancient traditions of learning were never confined to rigid boundaries. They encouraged inquiry, dialogue and synthesis. Nalanda must once again embody this spirit, bringing together knowledge systems from across disciplines and cultures. बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर की, जहां जिले में 2 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया। दोनों की पहचान शंकर और हिडमा डोडी के रूप में हुई है। दोनों ने कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल रखेचा के सामने हथियार डाले। एक नक्सली के पास तो AK-47 हथियार भी था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में कुल 11 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। नक्सल को खत्म करने की तय डेडलाइन से पहले नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्र सरकार ने देश से नक्सल खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 रखी है। लोकसभा में भी सोमवार को नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा चली, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे रेड कॉरिडोर के नाम से पहचाने जाने वाले पूरे क्षेत्र, जिसमें 12 राज्य और 70% का भूभाग शामिल थे, उसमें रह रही जनसंख्या की तरफ से सदन को धन्यवाद देना चाहते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान के बीच बड़ी सफलता मिली है। 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, जिनमें से 4 महिला नक्सली शामिल हैं। इन सभी पर कुल 9 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने इनके पास से 40 हथियार भी बरामद किए हैं। इनमें SLR, इंसास राइफल, कार्बाइन, 303 राइफल और BGL लॉन्चर जैसे हथियार शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के पश्चिम बस्तर डिवीजन से जुड़े थे। इनमें एक एरिया कमेटी सदस्य और अन्य पार्टी सदस्य शामिल हैं। सभी ने दंतेवाड़ा पुलिस लाइन कार्यालय में
पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के तहत मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। इस दौरान आईजी बस्तर रेंज, डीआईजी, सीआरपीएफ कलेक्टर और एसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2024 से अब तक 607 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि 54 मारे गए और 92 को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इस दौरान जख्मी हो गए। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को शीतला माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शीतलाष्टमी के अवसर पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। मंगला मेला के कारण भीड़ और बढ़ गई थी। इस दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदिर और मेले को बंद करा दिया है तथा स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं। बिहार के नालंदा जिले में स्थित शीतला देवी मंदिर में मची भगदड़ से हुई दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा है कि बिहार के नालंदा जिले में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मैं उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 8 राज्यों को 2,461 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बद्ध अनुदान जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और त्रिपुरा को बद्ध और गैरबद्ध अनुदानों के रोके गए हिस्से भी जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन को और मजबूत करना है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि मध्य प्रदेश को 945 करोड़ रुपए से अधिक, गुजरात को 764 करोड़ रुपए से अधिक, छत्तीसगढ़ को लगभग 387 करोड़ रुपए, पंजाब को 332 करोड़ रुपए से अधिक, ओडिशा को 35 करोड़ रुपए से अधिक, जबकि हिमाचल प्रदेश को लगभग 14 करोड़ रुपए, सिक्किम को 10 करोड़ रुपए से अधिक और त्रिपुरा को 68 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। नौसेना ने स्वदेशी उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दूनागिरी को अपने बेड़े में शामिल किया है। दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का 5वां पोत है और इस श्रेणी का दूसरा पोत है। इसे कल कोलकाता स्थित GRSC में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। पोत बहुमुखी बहुमिशन वाला प्लेटफॉर्म है, जिसे समुद्री क्षेत्र में मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। P-17A युद्धपोतों में P-17 यानी शिवालिक श्रेणी के युद्धपोतों की तुलना में उन्नत हथियार और सेंसर लगे हैं। शक्तिशाली हथियार और सेंसर में ब्रह्मोस, SSM, MF स्टार और MRSAM कॉम्प्लेक्स, 76 mm SRGM और 30 mm और 12.7 mm क्लोजन हथियार प्रणाली का संयोजन, साथ ही पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए रॉकेट और टारपीडो भी शामिल है। भारतीय नौसेना अपनी स्वदेशी स्टील फ्रिगेट तारागिरी को 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में शामिल करने जा रही है। तारागिरी का नौसेना की अग्रिम पंक्ति में शामिल होना भारत की समुद्र में संप्रभुता के लिए निर्णायक क्षण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाला यह समारोह आत्मनिर्भर नौशक्ति बनने की दिशा में भारत की यात्रा का प्रमाण बनेगा। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के चौथे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म के रूप में 6,670 टन वजनी तारागिरी सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भावना और हमारे शिपयार्ड की उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। इस फ्रिगेट का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। इसका इस्तेमाल युद्ध अभियानों से लेकर मानवीय सहायता और आपदा राहत के कार्यों तक में किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, विद्या भारती आगामी 3 से 6 अप्रैल तक राजधानी दिल्ली में साधारण सभा की बैठक आयोजित करेगी, जिसमें देश भर के शिक्षाविद शामिल होंगे। इस दौरान